डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो जैव विविधता है उनके क्षरण के जो कारण थे उन सभी को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के उपाय, यानी कि हम किस प्रकार से जीवों की रक्षा कर सकते हैं वो सब चीज़ें। लेकिन पिछले वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बेस पे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? देखिए, एक संस्था है जो कि जीवों की रक्षा के लिए बनाई गई है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये हमारे जो नेचर है उनकी सुरक्षा हेतु सभी कार्य संपन्न करती है और इसी के अंडर में वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है उनकी देखरेख की जाती है। तो देखिए, रेड डाटा बुक जो है वो IUCN ने जारी की, यानी कि इस बुक में क्या होता है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में बात करें तो एक संस्था है जो कि जीवों के संदर्भ में सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। यानी कि जो IUCN है ये एक बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में सूची जारी करता है, लिस्ट जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इस बुक में सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि जितने भी पृथ्वी पे जो स्पीसीज हैं उन सभी का रिकॉर्ड इस बुक में होता है। देखिए, IUCN क्या होता है? IUCN एक संस्था है जो कि हमारे प्रकृति संरक्षण के लिए उत्तरदायी है और ये सभी जगह यानी कि विश्व में एक ही होती है, अंतर्राष्ट्रीय। तो IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी कि जो हमारी प्रकृति है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया एक संघ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसका हिंदी में नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। देखिए, ये जो नाम है वो पहले का था, लेकिन वर्तमान में अब इसको बदल करके वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बना दिया गया, यानी कि विश्व संरक्षण संघ। और IUCN जो है उसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, यानी कि IUCN का जो ऑफिस है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और रेड डाटा बुक को IUCN ने 1948 में ही पब्लिश किया था, यानी कि प्रकाशित किया। अगर हम रेड डाटा बुक की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के पेज शामिल किए गए हैं इस बुक में। तो पहला जो पेज है वो ग्रीन पेज है, दूसरा पेज पिंक पेज है, जबकि तीसरा जो पेज है रेड पेज है। 3 प्रकार के पेज इस किताब में देखने को मिलेंगे। तीनों पेज का यहाँ पे मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पीसीज हैं उन सभी को ऐड किया गया है इस बुक में। तो देखते हैं एक एक पेज को। पहले पेज की बात करते हैं, ग्रीन पेज की। तो इसमें उन स्पीसीज को शामिल किया गया है जो कि सेफ हैं, उन पे कोई खतरा नहीं है और वो इस प्रकृति में बहुत संख्या में उपस्थित हैं। ऐसी स्पीसीजों को ग्रीन पेज में सूची बना करके रखा गया है। जबकि दूसरा जो पेज है वो पिंक पेज है, इसमें उन स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है जो कि अनसेफ स्पीसीज है, यानी कि इन पे कुछ पे खतरा है जबकि कुछ जो है वो सेफ है, यानी कि बीच के मीडियम की। इनमें सिर्फ किसी दूसरे एनिमल से ही स्पीसीज को खतरा हो सकता है, जबकि इन पे संकट ज़्यादा नहीं होता है। रेड पेज की बात करें तो इनमें उन स्पीसीज को शामिल किया गया है जो कि फिनिश होने के कगार पर है, यानी कि समाप्त होने के कगार पर है, या फिर बोले जिन पे संकट है। ऐसे स्पीसीजों का जो नाम है उनको लिस्ट बना करके रेड पेज में रखा जाता है। अब बात करते हैं रेड लिस्ट की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप का। रेड लिस्ट क्या है? तो IUCN ही एक ऐसी लिस्ट जारी करता है जिसमें ऐसी प्रजातियों के नाम शामिल होते हैं जो विलुप्त होने वाली होती हैं। अभी बताया मैंने, रेड पेज में तब नाम लिखा जाएगा जब रेड लिस्ट तैयार होगी, यानी कि उन सभी स्पीसीजों को पहले एक सूची बना करके लिखा जाएगा और फिर उन्हें उस पेज पे प्रिंट किया जाता है। इस प्रकार से बुक का भी सिस्टम चलता रहता है और रेड लिस्ट भी जारी होती रहती है। प्रकृति में बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं और विलुप्त होने के कगार पर भी हैं, जैसे कि हम आर्कोप्टेरिस की बात करें और डायनासोर की बात करें। ये दोनों जो स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि ये रेड पेज में शामिल हैं, और कुछ स्पीसीज जो हैं वो आगे ख़त्म होने वाली हैं, तो उनको भी यहाँ पे रेड पेज में रखा गया है। अब देखिए, इस बुक का रीज़न क्या है ग्रीन और पिंक और रेड पेज बनाने का?
तो इसमें हमें स्पीसीज़ के खतरे का आभास हो जाता है कि कौन सी स्पीसीज़ हमारी प्रकृति में से समाप्त होने वाली है। इसलिए हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेव कर सकते हैं और उन्हें हमारे प्रकृति के साथ में बनाए भी रख सकते हैं, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो संतुलित बनी रहे। देखिए, जो रेड लिस्ट जारी होती है उन्हें 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन मोस्टली हम जो यहाँ पे रेड लिस्ट पढ़ते हैं वो 3 ही हैं। पहले जो रेड लिस्ट है उन्हें एंडाग्रेड कहते हैं, यानी कि ई से इंडिकेट करते हैं, जिसे खतराग्रस्त कहते हैं। इनमें कौन सी स्पीसीज शामिल होती हैं जिन पर लुप्त होने का खतरा होता है, और लुप्त होने के जो कारक होते हैं वो भी प्रकृति में सक्रिय बने रहते हैं। इसलिए जब तक कारक प्रकृति में सक्रिय रहेंगे, इस स्पीसीज पे संकट मंडराता रहेगा। इसलिए इस प्रकार के जो कैटेगरी है उसे हम ई नाम देते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो वेनरेबल है, यानी कि वी है, और इसे हम सुभेद कैटेगरी कहते हैं। इसमें किस प्रकार के स्पीसीज को रखते हैं? इन स्पीसीज की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती है, यानी कि बहुत स्पीड से घटते हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। ऐसे स्पीसीज को हम कैटेगरी सेकंड कहते हैं, यानी कि वी कैटेगरी कहते हैं, वेनरेबल। लास्ट जो कैटेगरी है वो है रेयर, यानी कि दुर्लभ या विरल, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार की कैटेगरी में क्या होता है? इस प्रकार की कैटेगरी में उन स्पीसीज़ को शामिल किया गया है जो कि भूमंडल में सबसे कम होती है, यानी कि एक तो वो ऑलरेडी भूमंडल में सबसे कम पाई जा रही हैं, दूसरी उन पर खुद के ही सदस्यों का कम होने का संकट बना रहता है, यानी कि एक एक सदस्य उनके धीरे धीरे कम होते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे जो स्पीसीज हैं उनको रेयर स्पीसीज कहते हैं, दुर्लभ स्पीसीज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्षरण के उपाय, यानी कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके क्या क्या उपाय हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं जिससे हमारा और हमारे एनवायरनमेंट में एक इकोसिस्टम स्टेबलाइज रहे। तो पहला जो संरक्षण का उपाय है वो रेस्ट्रिक्टेड हंटिंग है, यानी कि प्रतिबंधित आखेट को शिकार बोलते हैं, यानी कि समझ गए होंगे प्रतिबंधित आखेट, यानी कि हम सबसे पहले जो शिकार करते हैं उस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो संरक्षण में पहला उपाय इसी का ही है, क्योंकि आजकल जो वन्य जीव हैं उनका शिकार बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि जो मनुष्य है वो आर्थिक स्थिति के लिए, पैसे कमाने के लिए वन्य जीवों का शिकार करता है, और इसी के कारण वहाँ के एरिया की बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाती है। तो उसके संरक्षण को हम इस पे प्रतिबंध लगा करके कर सकते हैं। दूसरा जो संरक्षण का उपाय है वो आर्टिफिशियल स्टॉकिंग है, यानी कि कृत्रिम संग्रहण, यानी कि हम एनिमल या स्पीसीज जो हैं जो खतरा है उनके ऊपर, उन स्पीसीज को हम आर्टिफिशियली तरीके से सेव कर सकते हैं, जिनको हम कहीं पे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके हम वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तीसरा हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, यानी कि आवास स्थल में सुधार करना। जितना ज़्यादा आवास अच्छा रहेगा बायोडाइवर्सिटी उतनी ही वेल डेवलप रहेगी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट संरक्षण का उपाय है जो कि पेपर में बहुत बार पूछता है, क्योंकि इनमें मोस्टली इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन आता है। कंपटीशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोसेस के फर्स्ट टाइप की, तो इन सितु कंजर्वेशन है। इन सितु कंजर्वेशन बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय यानी कि अपने ही स्थान में उनका संरक्षण किया जाना। तो देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी है उनमें वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो निवास करते हैं, वन्य जीव निवास करते हैं, और हम उन वन्य जीवों को प्रकृति द्वारा जो आवास दिया गया है उनका, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, घने जंगल हो गए, उनका उन्हीं के आवास में संरक्षण करके उन्हें जैव विविधता को बचा सकते हैं। तो इन सितु में क्या होता है? इन सितु में हम वन्य जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित करते हैं और उन्हें परभक्षी से बचाते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित करने पर है, जो कि 1972 में किया गया था। यानी कि वन्य जीवों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अधिनियम बनाया जो कि 1972 में लागू किया गया था, पारित हुआ था, और इसमें कई बार
बीच बीच में संशोधन भी किए गए, जिसमें मोस्ट संशोधन जो है वो 1991 का है और 2003 का है। 1991 और 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अगर इससे कोई छेड़खानी करता है या जीवों को मारता है या उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाता है तो उनके संदर्भ में उन्हें सज़ा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। ये एक्ट जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1917 है उसके तहत किया गया है। देखिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1970 के तहत 80 नेशनल पार्क को संरक्षित किया गया और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को संरक्षित किया गया है, यानी कि जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, उनको सुरक्षित किया गया है। पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क क्या होता है? देखिए, ये प्राकृतिक स्थान होते हैं वन्यजीव के, जिसमें क्या होता है, पर्यावरण का और साथ में वन्यजीव और उनके प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, यानी उनको बचाया जाता है। नेशनल पार्क में तीन चीज़ों को सेव करते हैं: पर्यावरण को, वन्यजीव को और प्राकृतिक अवशेषों को। ठीक है, याद रखना। और इसमें किस किस चीज़ पे रोक लगाई गई है नेशनल पार्क में हम बात करें तो नेशनल पार्क में निजी कार्य के लिए कोई भी चीज़ लागू नहीं है, पालतू पशुओं की चराई नहीं कर सकते और साथ में हम कृषि का काम भी नहीं कर सकते नेशनल पार्क में। याद रखना, यहाँ पे ये चीज़ों पे बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने। देखिए, इनका जो मैनेजमेंट है और इनके जो नीति निर्धारण है, यानी कि मैनेजमेंट और पॉलिसी डिटर्मिनेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, यानी कि केंद्र सरकार इसका जिम्मा उठाती है। नेशनल पार्क का जितना भी खर्चा होता है, जितने भी यहाँ पर इनकी देखभाल संबंधित क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमारे राजस्थान में है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है, जिला इसका भरतपुर है, भरतपुर में प्रेजेंट है। इस प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनको हम एक वीडियो में सेपरेट बना करके एक एक का डिस्कशन करेंगे, कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस ज़िले में पड़ता है। सेकंड जो है वो सेंचुरी है, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है? देखिए, ये वो प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पे मुख्य रूप से वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। याद रखना, नेशनल पार्क में और जो हमारा अभ्यारण्य है उनमें क्या डिफरेंट होता है। नेशनल पार्क में तीन चीज़ों का जिम्मा लिया गया है: पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, वन्य जीव को सुरक्षित रखा जाता है, साथ में वन्य जीव जहाँ रहते हैं उनके प्राकृतिक अवशेषों का भी संरक्षण किया जाता है, यानी कि उनकी देखभाल की जाती है। जबकि अभ्यारण्य है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का जिम्मा होता है, वन्य जीव का संरक्षण। मोस्टली जो मुख्य रूप से जो जिम्मा है वो वन्य जीवों का है, संरक्षण है। इसमें जो रोक है वो शिकार करने पे रोक है, साथ में लकड़ी काटने पर भी रोक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य है, अलवर ज़िले में पड़ता है, राजस्थान के। सीता माता अभ्यारण्य है, ये भी राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। दूसरा टाइप है हमारा जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोसेस का एक्स सितु कंजर्वेशन। फर्स्ट था इन सितु कंजर्वेशन, सेकंड जो है एक्स सितु कंजर्वेशन, परस्थानीय संरक्षण। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किया जाता है, यानी कि हम उनके नेचुरल जो घर हैं या आवास हैं उनमें से निकाल करके हम उनके नेचुरल आवास का जैसा बना करके उसमें रखा जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, प्राणी उद्यान, बॉटनिकल गार्डन हो गया। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी हम एक वनस्पति उद्यान के रूप में या उपवन के रूप में उगाते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, बचाते हैं उन जीवों को। इनके अलावा जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो गया, जनन द्रव्य को संचित करके, और क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, यानी कि हिम रक्षण करके। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।